नमस्कार, मैं डॉक्टर बीना सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय से हूँ। आज मैं आपके बीच BECC 134 प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में के अंतर्गत मुद्रास्फीति के बारे में विचार विमर्श करूंगी और उस सेक्शन को लेने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मुद्रास्फीति का नाम आते ही यानी कि इन्फ्लेशन का नाम आते ही बहुत सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आती होंगी। बहुत सारे विवाद से जुड़े हुए, बहुत सारे पहलू जुड़े हुए होते हैं जिनके बारे में आप समय दर समय इससे वशीभूत रहे हैं और इनके बारे में आपकी जानकारी मिलती रही है। चाहे वो इतिहास से आज तक का जो भी टाइम टेन्योर रहा है उसमें मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन एक बहुत अहम भूमिका उसने अदा करी है और आज भी इन्फ्लेशन बहुत से मुख्य विवादों और पहलुओं से संबंधित चीजों को प्रसारित करता है, दिखाता है। तो इन्फ्लेशन के बारे में आज हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम इन्फ्लेशन का मैं परिचय देना चाहती हूँ। युद्ध उत्तर काल के दौरान विश्व लगभग सभी देश इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के दौर में से गुजर रहे थे। बहुत सारे देश मुद्रास्फीति के विवादास्पद विषय उनके देशों में बना हुआ था और प्रमुख विवाद मुद्रास्फीति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। सबसे पहला, मुद्रास्फीति क्या है, इसके मूल कारण क्या हो सकते हैं। यह बहुत से देशों के मन में यह प्रश्न उठा, यह किस अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करता है, इसका सामना कैसे किया जाए, आखिर क्या यह पूंजी निर्माण का साधन है या किसी सीमा तक आर्थिक वृद्धि का लाभप्रद उपकरण है। किस सीमा तक यह किस देश की आर्थिक विकास के संवर्धन का अर्थपूर्ण उपकरण हो सकता है। आखिर मुद्रास्फीति किसी देश को किस तरीके से प्रभावित करता है और उनके संचालन में रोग का कारण बनता है। मुद्रास्फीति के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जो एक प्रारूप है वो कीन्स के दी गई थ्योरी यानी कि कीन्स की जो इनकम एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी थी उस समय से उत्कृष्ट किया गया। कीन्स का यह विश्वास था कि मुद्रास्फीति किसी देश के विकास को तीव्र करती है। वह इस आधार पर मंद मुद्रास्फीति के पक्ष में है कि यह उच्च व्यापार प्रतिष्ठाओं का उचित वातावरण तैयार करके अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। अनिवार्य बचत की रचना द्वारा मुद्रास्फीति पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि इसका उचित और कुशल प्रयोग किया जाए तो आर्थिक विकास को बढ़ाने का सकारात्मक संबंध होता है। यदि मुद्रास्फीति की गति को मध्यम रखा जाए तो यह समाज के लिए अनिवार्य और बचते हुए कूपन के अच्छे अवसर होंगे। यह कार्य मजदूरी और वेतनों को पिछड़े और आय के वितरण के समृद्ध लोगों के पक्ष में परिवर्तित होने का योग है। यह नक्स ने अपनी विचारधाराओं में व्यक्त किया। हमें इसे स्वीकार करना होगा कि विस्तृत क्षेत्र में मुद्रास्फीति अनिवार्य बचत के इंजन की भांति प्रभावी हो सकती है। इसके अनेक विकल्प अल्प विकसित देशों में आज भी प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। यह नक्स ने दोबारा अपनी बातों से सैद्धांतिक रूप से इसको स्पष्ट किया कि किस तरह से जो अल्प विकसित देश हैं उस पर मुद्रास्फीति के प्रभाव से निरंतर विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो वृद्धि के लिए केवल संभव योगदान अनिवार्य बचत यंत्र से प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके द्वारा प्रस्तावित मजदूरी में गिरावट बढ़ती हुई कीमतों से होती है और वेतन में कमी निवेश योग्य लाभ में वृद्धि करेगा। इस प्रकार अनिवार्य बचत अतिरिक्त पूंजी निर्माण के एक साधन बन सकता है क्योंकि यह समाज के भौतिक उपयोग को कम करता है कहीं न कहीं। अब आगे बढ़ते हुए हम मुद्रास्फीति के अर्थ को समझते हैं। मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा में गिरावट यानी कि प्राइस डिक्लाइन। जैसे कि प्राइस में होने वाले जितनी भी कीमतों में होने वाली गिरावट को हम सीधे तौर पर मुद्रास्फीति के अर्थ रूप में समझते हैं। एक आम भाषा में इसको एक मुद्रा की गिरावट या कीमत की गिरावट के रूप में समझा जाता है या फिर बढ़ती हुई कीमतों के रूप में समझा जाता है। मुद्रा की कीमत गिर रही है यानी कि जितने भी वस्तु है उनकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। मुद्रास्फीति की धारणा स्पष्ट और इसके स्वकीर्णीय भाषा के का अभाव है क्योंकि बहुत
अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति को उनके समय के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से डिफाइन किया है और उसको बताया। यह एक अवस्था के रूप में जिसे मुद्रा की कीमतें गिर रही हैं, अर्थात कीमतें बढ़ रही हैं, क्रोथर ने कहा। E.W. हार्ट्रे ने तो बहुत ही साधारण और सिंपल तौर पे ये बात बताई कि अत्याधिक मुद्रा का निर्गमन मुद्रास्फीति को दर्शाता है। वहीं शैपिरो और पॉल इंगिस, इस्माइल जेम्स, अन्य अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर मुद्रास्फीति के में होने वाले उनके रूप के अनुसार अपने अपने डेफिनेशंस यानी कि अर्थ और मीनिंग को व्यक्त किया। इसमें शैपिरो का डेफिनेशन उनकी किताबों में भी उसका जिक्र मिलता है, जो कि कीमतों की सामान्य स्तर में एक निरंतर पर्याप्त वृद्धि का रूप है, वो शैपिरो ने कहा। पॉल सिंगर्स ने कहा कि इस प्रकार के विचार प्रकट करते हुए मुद्रास्फीति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि असंतुलन के अवस्था जिसमें कि क्रय शक्ति का विस्तार कीमत स्तर में वृद्धि का कारण बनता है अर्थात प्रभाव बनाता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को अगर बहुत गहन रूप से समझना है तो केन्स के प्रभाव यानी कि केन्स के व्यूज को समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहले जब 1929 और 30 के बीच में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, तो केन्स ने सबसे पहले अपने व्यूज के जरिए मुद्रास्फीति को के रूप को प्रतिपादित किया, उसके प्रभाव के बारे में जिक्र किया कि क्यों और किस लिए वास्तविक रूप से यह देशों के विकास का सोपन है या देश के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। केन्स के अनुसार मुद्रास्फीति प्रभावपूर्ण मांग के आधिक्य से होती है और वास्तविक मुद्रास्फीति तब स्पष्ट होती है जब आर्थिक विकास के किसी सोपन के ऊपर अर्थात पूर्ण रोजगार पर कीमत में वृद्धि होती है। अतः जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्राप्त नहीं करती, रोजगार उसी अनुपात में परिवर्तित होगा जैसा कि मुद्रा की मात्रा, और जब पूर्ण रोजगार होगा कीमतें उसी अनुपात में परिवर्तित होंगी जैसे कि मुद्रा की मात्रा परिवर्तित होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से तब तक भय की आवश्यकता नहीं है जब तक हमारे पास मानव के लिए रोजगार है और सामाजिक समग्र साधन है, उनका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि रोजगार को बढ़ाती रहेगी। जब तक कि रोजगार और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती रहेगी तब तक कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति से किसी भी देश को डरने या उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति अंडर कंट्रोल है। जैसे कि एक साधारण तौर पे इसे समझा जा सकता है, हमारे ये शरीर का एक बॉडी सिस्टम होता है जिसमें कि हम कहते हैं हमें छींक आती है। छींक आने से यह तात्पर्य होता है और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सारे सिस्टम आपके सही से काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को भी इसी के तौर पे समझा जाता है कहीं ना कहीं। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाती है कि अगर वो थोड़े रूप में है तो देश में विकास हो रहा है, रोजगार अंडर कंट्रोल है, बेरोजगारी नहीं है कहीं भी बहुत ज्यादा, और मुद्रा की मात्रा निरंतर अपने हिसाब से, मनी सप्लाई इज आल्सो इन कंट्रोल। कीन्स के ये व्यूज उस समय थे जब कीन्स ने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांत या अपनी थ्योरीज को दिया, ये इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज को दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड थ्योरीज को दिया, और कीन्स ही 1930 के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट जनक कहे जाते हैं, और उन्होंने सबसे पहले मुद्रास्फीति और रोजगार के बारे में कि वो कंबाइन करके सबसे पहले बताया। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे मत आए, आगे चल करके जब हम एक आपस में संबंध स्थापित करेंगे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में, तो हमें एक नया विचार सामने मिलेगा जो कि एक फिलिप्स कर्व में के नाम पर आएगा, उसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल यह कीन्स के व्यूज थे। तो कीन्स के अनुसार इस प्रकार मुद्रास्फीति से तब तक भय की आवश्यकता नहीं जब तक हमारे पास बेरोजगार मानव और समग्र साधन है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि रोजगार को बढ़ाती रहेगी। ये एक कीन्स के विचार थे जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द हेल्थ, जब तक कि बेरोजगारी और हमारी मुद्रा की मात्रा हमारे कंट्रोल में है, यानी कि लिटिल इन्फ्लेशन इज ऑलवेज बेस्ट फॉर द इकोनॉमी। यद्यपि कीन्स की इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, नहीं करते कि कीमतें पूर्ण रोजगार से पहले भी बढ़ सकती हैं, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक लेवल है जिसको अचीव करना होगा एक इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमी को, और उसके पहले भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, कोई जरूरी नहीं। तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी कुल मिला के स्टेटमेंट जो था वो कीन्स ने दिया, परंतु इस स्थिति के अर्धस्फीतिक या गत्यार विरोधी स्थिति भी कहा जा सकता है। ये एक लिटिल इन्फ्लेशन या हाफ इन्फ्लेशन की स्थिति भी हो सकती है।
पूर्ण रोजगार के पश्चात मुद्राएं समग्र वृद्धि कीमत स्तर पर बढ़ती चली जाएंगी। वे पूर्ण रोजगार को उसी बिंदु के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कि अथवा जिसके बाद वास्तविक मुद्रास्फीति को आरंभ किया जा सकता है। इसको हम एक छोटे से डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एक एक्स एक्सिस में हम एम्प्लॉयमेंट और प्राइस को लेते हैं और वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी ऑफ मनी को लेते हैं। एक ट्रू इन्फ्लेशन का ग्राफ होता है जो कि एक नॉर्मल इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी में अचीव होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन की स्थिति चेंज होती है। यानी कि रेखा चित्र के अनुसार अगर हम देखें और उसको मार्क करें तो कहीं ना कहीं सी डी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, पूर्ण रोजगार को दर्शाती है। इसे पूर्ण रोजगार के बिंदु भी कहा जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि कीमतें पूर्ण रोजगार के बिंदु ओ से पर प्राप्ति है पहले ही बढ़ना आरंभ हो जाती है। यह वास्तविक मुद्रास्फीति नहीं बल्कि अर्धस्फीति अथवा रिफ्लेशन की गत्यावरोधी स्थिति को भी दर्शाता है। जब तक पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त नहीं होता, मुद्रास्फीति की मात्रा में वृद्धि रोजगार में वृद्धि की ओर ले जाती है और एक बार पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त होने पर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वास्तविक मुद्रास्फीति होती है। जैसे कि ओएल कर्व के द्वारा इसे समझाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। अतः केन्स के अनुसार वास्तविक स्थिति पूर्ण रोजगार की स्थिति पश्चात प्रभावपूर्ण मांग की अनुवृत्ति वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी होती है। इस प्रकार फ्रिडमैन ने इसका आगे चलकर वर्णन किया कि मुद्रास्फीति एक मौद्रिक परिदृश्य है जो कि सदैव सभी स्थानों पर होती है, सभी जगह पे होती है। और बाद में जब क्वांटिटी ऑफ मनी का डेफिनेशन मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी थ्योरीज में दिया, अपने विचार में दिया, तो उन्होंने इस स्थिति को और स्पष्ट किया जो जिसकी की एक आप कह सकते हैं फाउंडेशन और नींव केन्स ने अपनी थ्योरी में रखा। अब अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में जाए या मुद्रास्फीति के बारे में समझे कि महंगाई की दर क्या होती है, महंगाई किस तरीके से करेंसी की क्रय शक्ति की गिरावट करती है या एक अनुमानतम मात्रा क्या होती है, तो किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ, समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हम इन्फ्लेशन के रिगार्ड्स में भी रखेंगे या इन्फ्लेशन के परिदृश्य में भी इसको रखना चाहेंगे। समय के अनुसार चुनी हुई वस्तुओं एवं सेवाओं को एक बास्केट के रूप में माना जाता है। औसत मूल्य में वृद्धि में परिचालित हो सकती है। कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी, जिसे कि अक्सर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, का अर्थ यह है कि करेंसी की यूनिट प्रभावी रूप से पहले अवधि में कम खरीद कर रही है। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा उलट डिफ्लेशन यानी कि अस्फीति होता है, जो तब होती है जब मनी की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और कीमतें कम हो जाती हैं। यानी कि मुद्रास्फीति वो समय होता है या वह सिचुएशन होती है जिसमें कि कहीं ना कहीं अचानक मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाए और कहीं ना कहीं कीमतों में अचानक रूप में बदलाव आने में और उसकी कीमतों में बढ़ोतरी को हम ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मनी की क्रय शक्ति बढ़ जाए, यानी कि जो मनी की पावर है उसकी क्रय शक्ति है वो बढ़ जाए और कीमत में कमी आ जाए, किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्लाइन हो जाए या प्राइस में कमी आ जाए, तो उसको हम अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन भी कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है। तो मुद्रास्फीति को कहीं ना कहीं दोनों ही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है कि या तो मुद्रा की क्रय में शक्ति में गिरावट के रूप में समझ लीजिए या तो फिर कहीं ना कहीं कीमतों में बढ़ने वाली अचानक वृद्धि को समझ लीजिए। प्रमुख बातें जो समझनी है वो यह है, मुख्य बातों में मैं फिर से गौर करवाना चाहूंगी जो कि जानना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन वह दर होती है जिसमें कि करेंसी की वैल्यू गिरती है और इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मूल्य के स्तर में बढ़ोतरी होती है। इन्फ्लेशन को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। आगे चल करके हम डिमांड पुल और कॉस्ट पुल समझेंगे कि किस तरह से डिमांड की वजह से बढ़ते हुए डिमांड की वजह से अचानक इन्फ्लेशन क्रिएट होता है यानी कि मुद्रास्फीति क्रिएट होती है, या कॉस्ट में आने वाले बदलाव की वजह से कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाले इन्फ्लेशन जो है इंडेक्स है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लिए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, सीपीआई इंडेक्सिंग ही हमारा अब माप है। 2014 के बाद उर्जित पटेल जी के सजेशन के बाद में, क्योंकि विश्व में हम ही कुछ ऐसे देश थे, हमारे जैसे कुछ देश थे जो कि WPI इंडेक्सिंग में अपने आप को मूल्य अपनी इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करते थे। बाद में CPI इंडेक्सिंग पे हमने स्विच किया और धीरे धीरे करके
एक बहुत ही वैश्विक रूप से यानी कि वर्ल्ड लेवल पे हमने अपनी इंडेक्सिंग को भी सीपीआई इंडेक्सिंग में फिक्स कर दिया। जैसे डब्ल्यूपीआई इंडेक्सिंग यानी होल प्राइस इंडेक्सिंग होता है, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग होता है। इंडिविजुअल दृष्टिकोण और परिवर्तन के दर को के अनुरूप इन्फ्लेशन को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से देखा जा सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड, जो भी इन्फ्लेशन के प्रारूप हैं, जो भी दृष्टिकोण है, उनको समझा जा सकता है। जिसके पास प्रॉपर्टी या स्टॉक कमोडिटी है, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो स्टॉक करके रखना चाह रहा है और उसको नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वे इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं वृद्धि पसंद करते हैं। वो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अगर चेंज हो जाए तो चूंकि उनके पास मॉनेटरी करेंसी होती है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक को, इस प्रॉपर्टी को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी एसेट की वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली इस तरह की इन्फ्लेशन की वृद्धि को पसंद करते हैं और वो स्टॉक के हिसाब से उसको समझा जा सकता है। यानी कि कमोडिटी के, स्टॉक कमोडिटी के ऐसे मूर्त होते हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन का एक सकारात्मक रूप दिखता है। जिन लोगों के पास नकदी होती है वे इन्फ्लेशन को पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा जाहिर सी बात है उनकी हैंडलिंग ऑफ कैश में कमी आ जाएगी। वो जितना कैश अपने पास में हैंडल करते थे या यूज करते थे, दैट कैश हैंडलिंग इज एक्चुअली, वो जो कैश को स्पेंड करते हैं यानी कि खर्च करते हैं, वो कैश उनके हाथ से कम होता चला जाता है, तो वो इन्फ्लेशन को पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं निगेटिव एक इन्फ्लेशन का साइड। आदर्श रूप से बचत की जगह एक हद तक व्यय को बढ़ावा देने के लिए होती है, जिससे कि आर्थिक विकास का पोषण हो। यानी कि बचत वहां तक होनी चाहिए या एक्सपेंडिचर वहां तक होना चाहिए जहां तक आर्थिक विकास को एक पोषण मिले, एक सामंजस्य संतुलन को स्थापित किया जा सके। इन्फ्लेशन के एक इष्टतम स्तर तक ही आवश्यक होती है। इन्फ्लेशन को अगर समझना है तो हम इस तरीके से भी फिर अंत में समझ सकते हैं कि जहां समय के साथ इंडिविजुअल उत्पादों में कीमत में परिवर्तन की माप करना आसान हो, मानव की जरूरतें ऐसे एक या दो उत्पादों से अधिक होती हैं। इंडिविजुअल को आरामदायक जीवन जीने के लिए उत्पादों और सेवाओं में एक बड़े व डाइवर्सिफाइड समूह की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति के इन्फ्लेशन उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो जो भी इन्फ्लेशन को पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने खर्च को, कैश हैंडलिंग को वैल्यू ज्यादा देते हैं और वह चाहते हैं, या फिर स्टॉक को वैल्यू ज्यादा देते हैं, या उस समय उस अर्थव्यवस्था की स्थितियों को भी उजागर करता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी दिखाता है और उसके भविष्य में आने वाले पोषण को भी दिखाता है। अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन जो है वो मुद्रा की स्थिति को तो परिभाषित करता ही है, लेकिन यह इन्फ्लेशन बार बार यह विचार आना होगा कि यह कितने प्रकार के होते हैं, या इन्फ्लेशन से किस तरह का संकुचन होता है, या फिर इन्फ्लेशन रेट हमारे देश की किस तरह की जानकारी होती है। तो आइए हम एक दृष्टिकोण अपना डालते हैं देश की इन्फ्लेशन रेट के बारे में, या देश में जिस तरीके के इन्फ्लेशन रेट्स को के थ्रू इन्फ्लेशन को नापा जाता है, देखा जाता है, मुद्रास्फीति या अस्फीति की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, वह हर देश की एक अलग होती है। उसके अनुसार हम इन्फ्लेशन को समझते हैं और थोड़ा सा और उसमें गहन अध्ययन में जाने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अवस्थिति यानी कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों ही मांग और पूर्ति की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और उन दोनों में आपसी संबंध होता है। यानी कि मांग किस प्रकार इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है और किस तरह से सप्लाई क्रिएट करती है, यानी कि पूर्ति क्रिएट करती है, यह दोनों ही स्थितियां कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को दिखाती है। अर्थव्यवस्था की मांग और पूर्ति की स्थितियों से मुक्तः बनी अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, अमूमन तीन प्रकार की होती है, निम्न तीन प्रकार की होती है। हम इंडियन रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अर्थव्यवस्था की आदर्श स्थिति, आदर्श स्थिति क्या होगी? हम जब आदर्श स्थिति की परिभाषा देते हैं यानी कि कहीं ना कहीं मांग पूर्ति के बराबर हो, यानी कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, यानी कि जितनी मांग है उतनी पूर्ति समानता हो रही है। दूसरी जो मुद्रास्फीति है वह मांग और पूर्ति में कोई एक अधिक होना, यानी कि जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति उन स्थितियों में क्रिएट होती है जहां पे डिमांड यानी कि मांग की स्थिति बढ़ती है, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। एक ये दूसरी स्थिति जिसको हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन यानी कि कहीं ना कहीं मुद्रा में आने वाले संकुचन और कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है मनी वो सप्लाई में, और उसकी वजह से यानी कि कहीं ना कहीं पूर्ति में अगर कोई कमी आ रही है तो वह मुद्रास्फीति
न होकर के मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन को परिभाषित करती है। यानी कि मांग जो है वो पूर्ति से कम है, यानी कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। दैट्स ये एक हमारा तीसरी हमारी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये 3 स्थितियां हैं जिसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन रेट को परिभाषित करते हैं, हम बताते हैं और किस तरह से हमारे देश में ये 3 रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारी स्थिति को निर्धारित करते हैं, परिभाषित करते हैं, उसके बारे में हमने जाना। मुद्रा एक मौद्रिक घटना है, विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यानी कि प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना। आपने कई जगह पे लिखा हुआ दिखा होगा प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना। हम इसको क्यों मॉनेटरी फेनोमेना समझते हैं? क्योंकि ये एक मुद्रा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मौद्रिक रूप से, अर्थशास्त्र में मौद्रिक स्थिति को विशुद्ध रूप से मौद्रिक घटना माना जाता है। यह कोई फिस्कल फेनोमेना नहीं है या कोई इकोनॉमिकल डिफरेंट इकोनॉमिकल पैरामीटर्स पे या फिर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक फेनोमेना नहीं है, प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना। दैट मीन्स मनी रेगुलेट दैट इन्फ्लेशन। एक डायरेक्ट रिलेशन है जिसकी वजह से यह इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, यानी कि जितना ज्यादा मनी की आपूर्ति बहुत अधिक बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का कारण बनता चला जाता है और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्थाओं को इसको झेलना होता है या देखना पड़ता है। मुद्रास्फीति हमेशा मौद्रिक क्रिया होती है, यह एक मौद्रिक क्रिया है पूरी तरीके से, और मुद्रा में अधिक विस्तार और कमी वस्तु का पीछा करते रहते हैं, बहुत कम वस्तुओं का पीछा करते हैं, इसको भी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, इसको हम जान चुके हैं। पूर्णतः रोजगार घटना है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे ही मौद्रिक घटना को संचालित किया जाता है या बताया जा सकता है या माना जा सकता है। अर्ध मुद्रास्फीति सेमी इन्फ्लेशन का भी रेट आता है, मुद्रास्फीति की मांग की महंगाई बढ़ती जाए कहीं ना कहीं, और वह स्थिति जहाँ पे पूर्ण रोजगार की अवस्था पहली मुद्रा वृद्धि की स्थिति के पहले ही आ जाए, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले आ जाए, उसको हम अर्ध मुद्रा स्थिति कहते हैं, यानी कि सेमी इन्फ्लेशन कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मॉनेटरी कॉन्सेप्ट दिए गए और बताए गए कि क्यों ये आखिर मौद्रिक घटना है। चलिए हम आगे उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति की विशेषताएं एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। इनकी विशेषता यह है कि सबसे पहले तो यह मॉनेटरी फेनोमेना है, यानी कि विशुद्ध मौद्रिक प्रक्रिया या घटना है। इसमें कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, यानी कि फीचर्स, जिसको फीचर्स और विशेषताएं हम कह सकते हैं, एक दीर्घकालीन गतिशील प्रक्रिया है। देखिए, दीर्घकालीन और अल्पकालीन में बहुत बड़ा डिबेट है, इसी पे शायद आगे चल करके फिलिप्स कर्व और बाकी सारे बहुत सारी थ्योरीज की स्थापना हुई और परफॉर्म किया गया, और कहीं ना कहीं कीन्स की थ्योरी और इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन हम चूंकि विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो विशेषताएं जो है वो प्रमुख एक दीर्घकालीन गतिशील प्रक्रिया है, लगातार लंबे समय पे चलने वाली प्रक्रिया है। कोई शॉर्ट टर्म चेंजेस इन नेवर बी कॉल्ड इट एज एन इन्फ्लेशन। या उच्च कीमतों में अर्थव्यवस्था ने नहीं, बल्कि बढ़ती हुई कीमतों की अवस्था है। हमेशा उच्च कीमतें केवल नहीं बढ़ती, बल्कि बढ़ती हुई अवस्था में अगर कीमतों में ऐसी कोई बदलाव होता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वास्तविक मुद्रास्फीति का पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट में ही उत्पन्न होती है, यह भी एक मुद्रास्फीति। ऐसा नहीं कि अगर हम बिलो एम्प्लॉयमेंट लेवल हैं और अचानक प्राइसेस बढ़ रहे हैं किसी कमोडिटी की, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं है कि वो उसकी कीमत को मैप कर सके, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बढ़ रहा है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग प्रारूप है, एक अलग थ्योरी है जिसके जरिए इस चीज को समझा जा सकता है। अब मुद्रास्फीति की विशेषताओं के बाद मुद्रास्फीति के कितने टाइप्स हैं, कितने तरह की मुद्रास्फीति होती है, उसके बारे में हम थोड़े बहुत चर्चा करते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति को हम कैसे नापें, कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। ये सारी चीजें बार बार दिमाग में विचार में आती हो कि मुद्रास्फीति के प्रकार तो हमको समझ में आ गया, मीनिंग भी समझ में आ गई, मुद्रास्फीति को आखिर कितने तरह की मुद्रास्फीतियां हैं उसको भी हम जानें। तो मुद्रास्फीति को उनके टाइम, उनके ड्यूरेशन, उनकी स्पीड, कई सारी चीजों में विभाजित किया गया। लेकिन हम मेनली जिसको कि अपने स्टडी में रखते हैं और जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख सिचुएशन के हिसाब से उस स्थितियों को समझना जरूरी है। उसके हिसाब से इन्फ्लेशन को हमने 4 से 5 भागों में बांटा, 4 भागों में। 2 भाग हम पहले ही डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का नाम, जो कि रेंगती और घसीटती मुद्रास्फीति होती है। 3% इसका रेट होता है। रेट देखिए, रेट में इसलिए बताएगा, परसेंटेज रेट मीन्स कि हम हर चीज को एक स्पीड से नापने की, इसकी तेजी कितनी, क्या ये हमारे नियंत्रण में है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नियंत्रित में रखना के लिए हमें उसकी स्पीड, उसका आंकलन करना बहुत आवश्यक है। 3% क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाती है, यानी रेंगती और घसीटती मुद्रास्फीति।
रेंगती या घसीटती मुद्रास्फीति जो 3% इन्फ्लेशन रेट से होती है, वो बहुत ही नियंत्रित स्थिति होती है। और ये कहा भी जाता है, जैसे कि मैंने चर्चा कर ली, कि आपकी पूरा बॉडी सिस्टम सही है, इकोनॉमिक सिस्टम सही है, तो थोड़ी-थोड़ी इन्फ्लेशन की आवश्यकता है, दैट इज 3% नहीं। तो वो एक नियंत्रित स्थिति होती है। डेवलपिंग कंट्रीज में दूसरा एक प्रारूप आता है जिसको कि हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि चलती हुई मुद्रास्फीति। वह 3 से 5% होता है, फिर भी स्थिति नियंत्रित होती है। ज्यादातर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, यानी कि जो इकोनॉमी स्पीडली ग्रो कर रही होती है, जैसे हमारे देश में, कहीं ना कहीं चलती हुई मुद्रास्फीति एक अच्छी स्थिति को दिखाती है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को दिखाता है। रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जो कि 5 से 10% से कम, यानी कि चिंतित की स्थिति है, चिंता की स्थिति है। हमें समझना चाहिए कहीं ना कहीं हम बहुत ही तेजी से चल रहे हैं और इन्फ्लेशन रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है, चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने कोविड के बाद भी देखा, बहुत सारे प्रोडक्ट के दाम बहुत तेजी से बढ़े, तो इन्फ्लेशन रेट भी अचानक बहुत तेजी से चेंज हुआ, और उसकी वजह से इकोनॉमी में कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति आई कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और सरकार के विभिन्न प्रयास होते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को, स्थितियों को और उनसे होने वाले चिंताजनक परिणामों से वशीभूत होकर के तमाम तरह की पॉलिसीज निकालती है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये 5 से 10% जो कि हमारा रनिंग इन्फ्लेशन होता है, उसका रेट होता है, और वो एक चिंताजनक स्थिति होती है। इसमें सारी इकोनॉमीज बहुत ही ज्यादा तेजी से कार्रवाई करना शुरू कर देती है। चौथी, तेज दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन। कहीं ना कहीं आपने किताबों में और उसमें अपने जिक्र पढ़ेंगे, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन जिम्बाब्वे और कई ऐसे देशों में ऐसी स्थिति आई थी जहां 10% से तेजी से अचानक से मुद्रा की वैल्यू जो है वो अचानक से गिर गई, और गिरावट आ गई, और एकदम से आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी की स्थिति जो सामने आई, और सरकारों को, अर्थव्यवस्थाओं को बहुत कुछ देखना पड़ा। तो ये एक पैरामीटर्स है जिसके जरिए हम इन्फ्लेशन की स्थिति को नाप सकते हैं और जान सकते हैं मुद्रा के प्रकार के जरिए। एक जो बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण स्थिति होती है वो ग्रोथ इन्फ्लेशन होती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने स्पीड टाइम और उनके हिसाब से इन्फ्लेशन को डिवाइड किया, और उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे थे। ग्रोथ इन्फ्लेशन एक बहुत अच्छी स्थिति होती है, जो कि किसी भी वह स्थिति होती है जिसमें कि मुद्रास्फीति के साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती रहती है तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजन होते रहते हैं। आखिर ये बैलेंस जो मांग और पूर्ति के बीच में हुआ, और साथ में फुल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, रोजगार की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, वो एक ग्रोथ इन्फ्लेशन कहलाती है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये ग्रोथ इन्फ्लेशन की स्थिति को पे पहुंचना और उसको कहीं ना कहीं अचीव करना बहुत बड़ा टारगेट होता है। ग्रोथ इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाता है, सबसे सुंदर इन्फ्लेशन लेवल कहा जाता है, जहां पर अर्थव्यवस्था एक खुद के बहुत ही सुंदर प्रारूप में सामने आती है, वो ग्रोथ इन्फ्लेशन होता है। बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, और आजकल ग्रोथ इन्फ्लेशन में ज्यादा से ज्यादा अर्थशास्त्रियों का झुकाव है। वो कहते हैं कि सारी अर्थव्यवस्थाओं को, जो कि डेवलपिंग नेशन खासतौर पे जो डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको ग्रोथ इन्फ्लेशन को अपने इकोनॉमी में रेगुलेट करना चाहिए, चलाना चाहिए। बढ़ती हुई आपकी मुद्रास्फीति जो होती है वो ज्यादातर गैलोपिंग, रनिंग, हाइपर इन्फ्लेशन को दिखाती है। आगे हम बात करते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये भी एक शब्द आपके सामने कई बार आएगा, यानी कि मुद्रास्फीति की दर घटती चली जा रही है। जब मुद्रास्फीति की दर घटती हुई चली जाती है तो वस्तुओं की कीमतें अचानक बढ़ने लगती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। डिफ्लेशन यानी कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी, यानी कि इसमें वस्तुएं सस्ती होने लगती हैं, उत्पादनकर्ताओं को बहुत हानि होने लगती है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाता है, उत्पादन कम होने लगता है, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ने लगती है, अतः आर्थिक संकट या मंदी भी आने लगती है। तो कहीं ना कहीं डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे ऐसे प्रारूप है मुद्रास्फीति के, यानी कि मुद्रास्फीति के नकारात्मक दर, घटती हुई दर, ये सारी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के उस रूप को शो करते हैं जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी से जुड़ी हुई है। 2008-9 में आपको एक आर्थिक मंदी मिली, अभी हल्की सी, और आर्थिक मंदी जो कि बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, तो वो तो 1929 में आई, जिसके बाद ही ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के एक नए प्रारूप को दिखाया गया, एक नए मैक्रो इकोनॉमिक, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक का कीन्स की थ्योरी, और उसके जरिए कैसे आखिर किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, आगे लाया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में तो हमने देखा है। अब स्थिति क्या है, यानी कि डिफ्लेशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर जब अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा या धन की मात्रा में कमी हो जाती है, उसको हम अपस्फीति कहते हैं। अपस्फीति, डिफ्लेशन,
जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी एवं वस्तुओं की सेवाओं में उनकी मात्रा में वृद्धि होती है तो इस स्थिति को मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में अधिक होने से उनका मूल्य कम हो जाता है। बहुत ज्यादा मात्राएं और वस्तुएं हो जाती है तो उनका मूल्य अपने आप गिरने लगता है। यह मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है, उसका मूल्य अधिक हो जाता है। जब मुद्रा की मात्रा कम होने से उसका मूल्य अधिक हो जाता है तो ये अपस्फीति कहलाती है, यानी कि डिफ्लेशन कहलाता है। अर्थव्यवस्था के प्रारंभ से ही वस्तुओं और सेवाओं में अधिकता होती है जो उत्पादन में कमी की ओर ले जाता है, जिसमें कि रोजगार भी होता है, कम होता है और उपभोक्ताओं की आय समाप्त हो जाती है और क्रय शक्ति भी घट जाती है। सस्ते होने पर चीजें बिकती नहीं, यह बहुत पुराना मिथ्य है। आप नहीं कहेंगे, ये सत्य है कि कोई भी चीजें सस्ती होती है तो बिकती नहीं। अगर आपको कोई आईफोन 10 रुपए में देगा तो आप उसको खरीदेंगे नहीं, आपको लगेगा जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। ऐसे कई, यह हमारी इकोनॉमिक स्लोडाउन यानी कि आर्थिक मंदी को दिखाता है। किसी भी देश में अगर चीजें, उनकी प्रोडक्ट्स में कमी आ जाए, उनकी प्राइस लेवल में कहीं अचानक से एकदम से गिरावट आ जाए तो उसका मतलब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है। हम सब ने कोविड-19 के टाइम पे इस स्थिति को देखा है और समझा है कि आर्थिक मंदी मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक विध्वंसकारी है, यानी कि डेंजरस है। क्योंकि ये चीजों को सस्ती बनाता है और क्रय शक्ति उतनी ही कम हो जाती है। आपने देखा मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि सोल्ड आउट नहीं हुए, स्टॉक में रह गए, बिके नहीं, और उसके बाद कोविड-19 के बाद जैसे ही दुकानें खुली, लोगों को ऐसा लगने लगा कि कभी बिकेंगे नहीं तो चलो इनको हम किसी भी औने पौने दाम पे इसको बेच डालें। कहीं ना कहीं ये हमारे रोजगार की भी शक्ति को कम करता है, क्योंकि कहीं डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन की डिमांड भी नहीं आ रही है। जब प्रोडक्शन की डिमांड नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है रोजगार कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, और यह प्रक्रिया और एक चक्र जो है चक्रम क्रम में चलता रहता है, चक्रीय क्रम में चलता रहता है। कहीं ना कहीं जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो रोजगार आपका कम हो जाता है, जब रोजगार कम हो जाएगी तो लोगों की आय नहीं होगी, लोगों की आय नहीं होगी तो लोग कहीं ना कहीं डिमांड यानी कि प्रोडक्ट की मांग नहीं करेंगे। तो यह एक डिफ्लेशन की स्थिति होती है जो कि बहुत ही डेंजरस या विध्वंसकारी होती है, और इससे कि इकोनॉमीज के स्लो डाउन को दर्शाती है और इकोनॉमीज की बुरी स्थिति को दिखाती है। अब इस डिफ्लेशन के क्या प्रभाव होते हैं, कि क्या क्या प्रभाव इनकी पड़ती है। मांग की आर्थिक मंदी से उत्पन्न होता है, मांग की कमी से आर्थिक मंदी उत्पन्न हो जाती है, उत्पादन की कमी होने लगती है, रोजगार की कमी होने लगती है, मुद्रा की मात्रा के साथ साथ मूल्य में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, और ऋण देने वाले बैंकों को लाभ, कहीं ना कहीं मुद्रा मूल्य बढ़ जाता है तो ऋण देने वाले बैंकों को लाभ होने लगता है उसको, की जो कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के जनरल पब्लिक के लिए या इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी भी तरीके से निसंदेह एक अच्छी स्थिति नहीं है, निस्पंद की स्थिति कहलाती है इसे। स्टैगफ्लेशन भी एक टर्म है जो कि इन्फ्लेशन की तरह होता है, दिखाया जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या है? यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी तथा मुद्रास्फीति दोनों के लक्षण एक साथ उत्पन्न हो जाए, यानी कि आर्थिक मंदी भी हो रही है और डिफ्लेशन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक जगह जाके रुक गई है। दोनों ही चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है, और दोनों ही का प्रभाव अगर इकोनॉमी में आ जाता है, कीमतें भी बढ़ रही है, प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा है, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, कि डिमांड और सप्लाई का कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है, डिमांड और सप्लाई दोनों ही कहीं ना कहीं अपने आप में डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में है, वो एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती है, जिसमें कि ऐसी स्थिति की का लक्षण आता है जिसको कि नियंत्रित करना कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है। बैंक भी इसको नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा स्थिति में अपने कठिन स्थिति को देखते हैं। इस कारण उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, बेरोजगारी बढ़ जाती है, केंद्रीय बैंक असमंजस्य या दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। स्टैगफ्लेशन कहीं ना कहीं देश के उस स्थिति को दर्शाता है जहां पर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, देश के बड़े बड़े डिसीजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। अब कोर इन्फ्लेशन क्या है? एक शब्द आता है कोर इन्फ्लेशन, जो कि शायद आरबीआई ने कहीं आपने किसी मौद्रिक नीति में पढ़ा होगा कि कोर इन्फ्लेशन भी एक टॉपिक है। मुद्रास्फीति बढ़ने के लिए तरलता और अन्य कारण जिम्मेदार होते हैं। आरबीआई केवल तरलता को नियंत्रित कर सकता है, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी, तरलता यानी लिक्विडिटी को नियंत्रित कर सकता है, अन्य कारणों के समाधान यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति से यह संभव नहीं। अतः मौद्रिक नीति यहाँ फेल हो जाती है निर्धारित करने के लिए कोर इन्फ्लेशन निकालती है। कहने का मतलब अगर वह मौद्रिक नीति से उसके कारण का समाधान नहीं निकल पा रहा है तो मौद्रिक नीति निर्धारण करने के लिए आरबीआई को कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है कि कोर इन्फ्लेशन
को हम सीधे तौर पे अगर समझें तो वह इन्फ्लेशन माइनस बाह्य कारणों का प्रभाव, जो भी बाह्य कारणों का प्रभाव है उससे इन्फ्लेशन को अगर हम हटा देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन निकल के आ जाता है, और वह हमारी मौद्रिक नीतियों के समन्वय के लिए, उसके प्रारूपों को निर्देशित करने के लिए बहुत आवश्यक होती है, और वह निकालती है। आरबीआई इसका कोर इन्फ्लेशन को डिसाइड करती है। अब जैसा कि हमने पहले भी डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से यह भी एक इन्फ्लेशन का प्रारूप है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में दो कंडीशन होती है। डिमांड यानी कि मांग बढ़ेगी, यानी कि कहीं ना कहीं अचानक, जैसे मैं इनको साधारण शब्दों में मैं एक समझाऊं कि आपने 100 प्रोडक्ट, मिल्क का प्रोडक्ट है और 100 बॉटल हमने डिमांड करी है, और कोई भी कंपनी 100 बॉटल हमको प्रोड्यूस करके दे रही है। तो पहली तो स्थिति हमारी उत्पन्न होती है जहां पर 100 और 100 बराबर है, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्थिति है, सारी स्थितियां नियंत्रण है, जितनी हमारी मांग है उतनी हमारी आपूर्ति हो रही है। अचानक से हमारी आपूर्ति 100 है और कहीं ना कहीं डिमांड हमारी 150 बॉटल्स की हो जाती है। वहां आपूर्ति नहीं होने पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल। डिमांड हैज पुल्ड दैट इन्फ्लेशन। तो जितने प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट बने हुए हैं, क्योंकि डिमांड तो हमारी 150 की है, तो 100 प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं, इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। वहीं अगर अचानक से किसी किन्हीं कारणों की वजह से, चाहे रॉ मटेरियल में कमी हो गई या किसी कारण की वजह से फैक्ट्री में 100 इन बॉटलिंग प्लांट में 100 बॉटल की जगह पे 85 बॉटल हमारे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं या बन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मांग तो हमारी 100 की थी पहले, वो 100 की मांग पूरी नहीं करने की वजह से यह जो कमी आई है सप्लाई में, उसकी वजह से डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि हम औने पौने दाम पे उसको लेना शुरू कर देंगे। हर व्यक्ति कहेगा कि ठीक है, आप हमें 100 कोई प्रोडक्ट, हमको एक बॉटल हमारा 20 रुपए में आता था, कोई भी व्यक्ति उसको 40 से 50 रुपए में खरीद सकता है, क्योंकि कमी हो गई भाई, सप्लाई शॉर्टेज हो गया, तो जाहिर सी बात है हम कितना भी पैसा, महंगा पैसा देकर के उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। फिर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिमांड हैज पुल्ड दैट इन्फ्लेशन। डिमांड ने इन्फ्लेशन को पुल किया है, और उसकी वजह से यह कहीं ना कहीं ब्याज की दरों में कमी होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। मांग बढ़ने की वजह से, जैसा कि अभी मैंने बताया, बाजार में काला धन की अधिकता की वजह से भी हो सकता है। हर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, बहुत ज्यादा विदेशी पूंजी का प्रभाव हो गया, या फिर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को लोन मिल रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ये सारी गैर योजनागत अधिक व्यय की वजह से भी हो सकता है। सरकार बगैर प्लानिंग के अगर एक्सपेंडिचर करती है तो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा आ जाता है। जैसा कि आप मान लीजिए कि अभी अचानक से हर किसी के खाते में 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो जाहिर सी बात है हर कोई डिमांड करेगा कि मुझे इतना पैसा दीजिए, मुझे ये, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो वो प्रोडक्ट के दाम को नहीं देखेगा, वो किसी भी पैसे पे उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये एक स्थिति होती है जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, वस्तुओं की लागत बढ़ाने के कारण जो महंगाई आती है, जिसमें लागत या अन्य मुद्रास्फीति आती है। लागत बढ़ने के कारण कच्चे माल की कीमतें बढ़ने लगती हैं, ब्याज दरें बढ़ने लगती है, मजदूरी की दर बढ़ने लगती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करती है। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए, जैसे ये बॉटल है, बॉटल में अचानक इसमें हमने कोई सेंसर लगा दिया कि जब मेरे हाथ में ये बॉटल आ रही, पहले ये अमूमन 10 या 12 रुपए में ये बॉटल मिल जाती, लेकिन अचानक से हमने इसमें कुछ एक ऐसी चीजें लगा दी कि जैसे मैंने इसको छुआ, इसका बॉटल का टैप, मुझे रिंग करने की भी जरूरत नहीं है, बॉटल अपने आप खुल जाए और हम पानी पी सकते हैं आराम से। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक प्रोडक्ट ऐसी चीजें बढ़ी जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग बढ़ी। अब इसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज पर बॉटल हो गई। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है इन्फ्लेशन की स्थिति को दर्शाती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को दिखाती है। सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन हमेशा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को के बाधित होने पे जो महंगाई बढ़ती है, यानी कि हमने किसी चीज को स्टॉप कर दिया। आप हर साल देखते हैं प्याज के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, कभी सोचा क्यों बढ़ते हैं? इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो उसकी स्टॉक हो जाती है, और उसको वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को हाइक, 80 रुपए 100 रुपए मनमाना चलता है सब कुछ। ये स्टॉकिंग जो है कहीं ना कहीं सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। अब मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी स्थितियां होती हैं, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। मुद्रास्फीति के प्रमुख निम्न कारण होते हैं। विकसित देशों में उपभोक्तावादी संस्कृति होती है, यानी कि बहुत उपभोक्ता जो है वो इस संस्कृति को, हर कुछ उनको चाहिए, बहुत
सब कुछ कंज्यूम करते हैं, सब कुछ उनको मिलता भी रहता है। मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ मनी जिसको हम जिसके नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तरलता का बढ़ना, लिक्विडिटी बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसे कि 1970 में हुआ था। क्रूड ऑयल्स में ओपेक कंट्रीज ने अचानक से रेट ऑफ प्राइसेस बढ़ा दी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में इन्फ्लेशन आया, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं। हमारी बहुत सारी सी जरूरतें होती है जो अचानक से बढ़ जाती है। अभी बहुत गर्मी है, एसी की डिमांड अचानक से बढ़ गई, कूलर की डिमांड अचानक से बढ़ गई थी, जिसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट में प्राइस हाइक हुआ। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के में होने वाले कारणों को दर्शाती हैं कि क्यों आखिर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और पर्यावरणों लास्ट में जो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इस समय मेजर इश्यूज है, जिसको लेकर के बहुत सारी कंट्रीज में अब आपस में विचार विमर्श होता रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं अतिवृष्टि और अनावृष्टि क्रिएट होती है, जो उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव डालती है और महंगाई बढ़ जाती है। जैसे कि 1991 में पहले भी भारत में महंगाई एक समस्या थी, लेकिन इसके पहले घरेलू कारक अत्याधिक उत्तरदायित्व थे। 91 के रिफॉर्म्स के बाद में बहुत सारी चीजें अंडर कंट्रोल आई और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय कारण जो है वो हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बढ़े और बदले। मुद्रास्फीति एक घरेलू कारक भी होता है, जिसको जीडीपी इन्फ्लेशन कहते हैं। और जीडीपी जो हमारे आप अक्सर देखते हैं जीडीपी रेट, हमारा विकास दर इतना है और मजदूरी दरों में इतनी दशक में वृद्धि हुई, विकास दर इतना बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हमको दिखती रहती हैं। और सरकार की कार्यकालिका जो भी कल्याणकारी परियोजनाएं होती है, जैसे मनरेगा हो गया, नरेगा हो गया, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं हम जो गैर योजनाएं व्यय है उसको बढ़ाते हुए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव क्या है, किस तरह के प्रभाव जो है वो मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव के रूप में सामने आते हैं, आखिर इसकी निगेटिविटी से क्या क्या चीजें होती है, कैसा दुष्प्रभाव सामने आता है, जो कि विश्व में कहीं ना कहीं हर देश को झेल देखना पड़ता है और उससे निपटने के लिए तमाम तरह की योजनाओं को निश्चित करना पड़ता है। महंगाई को प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहन देती है। लेकिन महंगाई अगर बढ़ी है तो कहीं ना कोई महंगाई को प्रोत्साहन देती है, जिससे कि मुद्रा का मूल्य निरंतर गिरता चला जाता है। जो मुद्रा का मूल्य है यानी कि आप खुद सोच के देखिए, 100 रुपए के की जो वैल्यू हुआ करती थी पहले, वो आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। 100 रुपए में आप जाएंगे मार्केट में, उसने 500 रुपए, अब वो 100 रुपए और 500 रुपए ऑलमोस्ट बराबर, तो कहीं ना कहीं मुद्रा का मूल्य निरंतर गिरता चला जा रहा है। तो एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं, खैर ये वो तो बहुत एक लॉन्ग स्पैन की बात होगी, लंबे टाइम की बात होगी। 10 साल 20 साल पहले जो उस मुद्रा की वैल्यू कुछ और थी, वो आज कुछ और है। लेकिन मुद्रास्फीति जब कम समय में इस तरह की चीजें होती है, अचानक मूल्य गिर जाए, किसी 500 रुपए की वैल्यू अगर 1 रुपी आज हो जाए, तो कहीं ना कहीं यह मुद्रा का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव दिखाता है और मुद्रा प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। वहां हम कहेंगे मनी इज नथिंग, दिस मनी डज नॉट वर्क एक्चुअली। तो जो मनी को फंक्शनल लेस होने की बात जहां दिखाई देती है, जैसा कि जिम्बाब्वे में हुआ, तो वो फंक्शनल लेस सिचुएशन जो है बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है, जिसको कि अर्थव्यवस्था की बहुत सारे देशों ने समय समय पर फेस किया है और देखा है और उससे निकलने के लिए भी प्रयास किया और निकली भी अर्थव्यवस्था, ऐसा नहीं कि नहीं निकली। बहुत सारे इन्फ्लेशनरी मेजर्स होते हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाएं बाहर हो सकती है। मुद्रास्फीति में बचत हतोत्साहित होती है, क्योंकि मुद्रास्फीति में ऋण दाता घाटे में रहता है, हमेशा उसको हमेशा लॉस ही होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसको पता है कि कोई भी पैसा ना लेगा ना वापस करेगा। ऋण का लाभ ऋण लेने वाला लाभ में रहता है, क्योंकि वो अभी इस समय अगर ऋण ले रहा है कहीं ना कहीं, तो वो इस स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर सकता है और कहीं ना कहीं उत्पाद भी कम हो रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ती चली जाती है। मुद्रा इससे निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे भुगतान संतुलन यानी कि जो बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो हमारा ट्रेड है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा एक्सचेंज ऑफ रेट में भी प्रॉब्लम होती है, मुद्रा के आपसी प्रभाव में, आपसी बदलाव में, ट्रेड में बहुत सारे परिवेश उत्पन्न होते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पे सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड हो तो हम उनके लिए अपनी नीतियों के जरिए कुछ कर पाए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में भारत सरकार के लिए भी, कि उनको किस तरीके से इस स्थिति से निकाला। जैसे कोविड-19 में आपने देखा सरकार ने बहुत सारी योजना सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए निकाली। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये योजनाएं निकालने के पीछे सरकार का मकसद सिर्फ यह था कि वो बार बार यह चाहती थी कि आखिर
ये सारे जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई है, जो भी इसका दुष्प्रभाव से ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से लोग बाहर हो पाए, उनको फायदा हो सके, क्योंकि उन्हीं को संभालने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उनका कोई डेटाबेस नहीं होता, उनकी वर्किंग का कोई डेटाबेस नहीं होता, और इस तरह की स्थिति में बहुत ज्यादा बेरोजगारी उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी पॉलिसी भारत सरकार ने निकाली कोविड टाइम में। संगठित क्षेत्र में इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब संगठित क्षेत्र होता है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आजकल समझने के लिए लोगों ने विचार, कई मैगजीन्स में, कई न्यूज़पेपर्स में, और आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा होगा, जिसको फिस्कल ड्रैग कहते हैं। फिस्कल ड्रैग जो होता है वो क्या होता है? राजकोषीय कषण। महंगाई की स्थिति को संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली यानी कि मॉनेटरी इनकम में वृद्धि हो जाती है, लेकिन वह टैक्स स्लैब के चलते इसलिए उन पर इनकम टैक्स अधिक लगता है, उसको हम फिस्कल ड्रैग कहते हैं। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं मौद्रिक आय में तो मॉनेटरी इनकम तो बढ़ी है, लेकिन टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की वजह से, राजकोषीय बढ़ोतरी की वजह से वह लोग फिर उस टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, इनकम टैक्स अधिक उन पर लगता है, तो उसको हम फिस्कल ड्रैग कहते हैं। इस तरह सरकारी परियोजनाओं में व्यय जैसे ही बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। अगर इस तरह से परियोजना बढ़ती है तो कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटा भी बढ़ती है, कालाबाजारी की समस्या होती है, कहीं ना कहीं विदेशी निवेश जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये फिस्कल ड्रैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिससे कि सरकार को निपटने के लिए कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा और मौद्रिक एंड मॉनेटरी इनकम को भी संगठित करना होगा। इन्फ्लेशन के मेजर्स क्या क्या होते हैं? आखिर इन्फ्लेशन से कैसे निपटा जा सकता है? मौद्रिक नीतियों के जरिए, जाहिर सी बात है, सरकार ने आरबीआई जो कि मौद्रिक नीति को निकालता है, तरलता को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर, एसएलआर के दरों को नियंत्रित करता है। सीआरआर हम सब जानते होंगे, सीआरआर यानी कि जो बैंक अपनी एक विधिक एक नीति, एक सीआरआर के कैश रिजर्व जो है वो आरबीआई के पास रखती है, और एसएलआर जो हर बैंक कहलाने के लिए अपने पास एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एक रेट रखता है अपने पास में, उसको हम एसएलआर, उसको कहीं ना कहीं बढ़ा के और उनको बढ़ा के घटा करके इसको नियंत्रित करके आरबीआई इस मुद्रास्फीति से निपटने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सीआरआर अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, जिसके जरिए हम बैंकों को यह कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट ये मैसेज होता है कि वो कहीं ना कहीं तरलता को नियंत्रित कर पाएंगे। एसएलआर भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इस रेट के जरिए भी तरलता को कम किया जा सकता है। कहीं तरलता बढ़ानी है तो एसएलआर और सीएलआर के रेशियोज को कम कर देती है बैंक आरबीआई, और वो बैंक ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वहाँ इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा तरलता ने लिक्विडिटी लाती है। लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपस में नियंत्रित, आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, और दोनों के आप कह सकते हैं दोनों की सामंजस्य की स्थिति से संतुलन पैदा होता है, और उससे एक कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति की एक अहम भूमिका होती है। राजकोषीय उपाय के जरिए सरकार जो है वो जितने भी गैर योजनागत व्यय हैं, अचानक के व्यय हो गए, सरकार के खर्चे हो गए, इन सारे लोग चीजों को कंट्रोल करके राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट को कम करता है, यानी एक्सपेंडिचर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता है सरकार। निर्यात पर रोक और आयात को प्रोत्साहन देती है, ज्यादा से ज्यादा निर्यात पर उस समय रोक लगाती है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन पे होने वाले चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सरकार उत्पादन को प्रोत्साहन देती है। लंबे टाइम पे जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं उन्हें वायदे बाजार से हटा दिया जाता है, यानी प्रॉमिसिंग जो मार्केट है उनसे किनारे कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा एक इंटरनेशनल जो एक फोरम होता है, वहाँ पे एक रॉन्ग मैसेज जाता है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारे पास से बहुत सारे देश में होने वाले आयात निर्यात के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं आयात और निर्यात, आयात पे रोक, निर्यात पे रोक और आयात को प्रोत्साहित करते हुए इसको बहुत मजबूत प्रणाली के तहत सरकार सार्वजनिक रूप से इसको रेगुलेट करती है और चलाती है। मुद्रास्फीति को नापने के लिए जाहिर सी बात है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इंडेक्सिंग होती है। सीपीआई इंडेक्सिंग जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाती है, और उसके जरिए हम कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करते हैं। आज की डेट पे हम सीपीआई इंडेक्सिंग को ही देखते हैं, डब्ल्यूपीआई इंडेक्सिंग को पहले 2006 के पहले और से रिकमेंडेशन आया, 2014 से तो बिल्कुल पूरी तरीके से सीपीआई इंडेक्सिंग को फॉलो करें, जो कि उर्जित पटेल जी के एक सजेशन पर इसको अप्लाई किया गया कि वर्ल्ड लेवल पे सीपीआई इंडेक्सिंग है, हमें भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग पे काम करना चाहिए। ज्यादा डीप में ना जाते हुए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग के बारे में और जीडीपी के बारे में हम एक और आगे के सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ताकि इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सके।
और उर्जित पटेल जी की सिफारिशें 2014 में क्या क्या थी और क्या नहीं थी, जिसकी वजह से सीपीआई इंडेक्शन को अपनाना पड़ा और अपनाना जरूरी है। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे आगे के कुछ लेक्चर में। लेकिन सीधे तौर पे अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि आप पढ़ते होंगे किसी भी मैगजीन में आता है, मैगजीन में या कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स में आपने देखा होगा जीडीपी डिफ्लेटर एक शब्द आता है। वो कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी ऑफ द रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे तो सिर्फ अगर इन्फ्लेशन रेट को आपको कैलकुलेट करना है कि इन्फ्लेशन रेट कितना है हमारे देश के, इन्फ्लेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जैसे कि मैं एक अगर एग्जांपल दूं कि 2014 में इन्फ्लेशन बनाना का और 2000 कंपेयर टू 2001 में जुलाई, अगर किसी बनाना के एक पाउंड ऑफ प्राइस जो है वो $52 है, जाहिर सी बात है, बल्क ऑफ बनाना 52 आपका डॉलर है, और जुलाई में वो कहीं ना कहीं 0.59 है, 0.52 आपके 2001 में है और मार्च 2014 में 0.59 था। कहीं कैलकुलेट करने पर हम अगर देखें तो स्टार्ट डेट 2001 में प्राइस ऑफ बनाना दैट इज ए अगर हम उसको लेते हैं तो $0.52 है। वहीं एंड डेट अगर हम ले लें दैट इज मार्च 2014 जो बाद की स्थिति है, वह प्राइस आपका $0.59 है, दैट इज बी। इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने का सीधा फॉर्मूला होता है जिससे कि हम इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करते हैं, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए multiplied by 100. Inflation rate will be calculated 0.59 minus 0.52 divided by 0.52 multiplied by 100, and that is of course when we calculate 0.7 divided by 0.52 multiplied by 100, we can get the result 0.1346 multiplied by 100. That is, if we convert it into that is in percentage, we will get 13.46% of inflation rate. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारी पुरानी प्राइस होती है उससे नए प्राइस को घटा दिया जाता है और हमारी पुरानी प्राइसेस को डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमको इन्फ्लेशन रेट मिल जाती है। तो ए और बी के जरिए एक किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लें, उसके प्राइस के जरिए हम एक इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट किसी समय का भी कैलकुलेट हो सकता है, उस समय का भी हो सकता है, बाद का भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें। आगे अगली स्थिति में हम नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में भी पढ़ेंगे, जब हम जीडीपी का एक सेगमेंट है उसमें मैं और थोड़ा सा ब्रीफ और थोड़े और कैलकुलेशंस बता दूंगी। मुद्रास्फीति के सेफगार्ड्स क्या क्या हैं, कैसे स्थिति से निकला जा सकता है, कौन कौन से सेफगार्ड्स हैं जिसके जरिए हमको मुद्रास्फीति से बचाव हो सकता है। देशों के पास ये बहुत बड़ी समस्या है। मुद्रास्फीति एक वित्त की छोटी खुराक है, यानी कि स्मॉल डोज ऑफ इन्फ्लेशनरी फाइनेंस। केवल प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज होना चाहिए, हमेशा मुद्रास्फीति को एक प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुद्रास्फीति को हम बहुत लंबे समय तक छोड़ दें और इसको ध्यान ही ना दें। नियंत्रित होना चाहिए, कंट्रोल मेजर्स में होना चाहिए, बफर स्टॉक हमारे पास हमेशा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टॉक कहीं और हो रहा है और हम बफर स्टॉक नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई की वस्तुएं बाधित हो रही हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्रशासनिक मशीनरी होती है उसका यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, वह बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए, जिसके जरिए इन्फ्लेशन रेट की दक्षता को समझा जा सकता है, उससे निपटा जा सकता है समय रहते हुए। अंत में हम ये कह सकते हैं, परिचर्चा से यह हमारा निष्कर्ष निकलता है कि अल्प विकसित देशों की सरकारों द्वारा अपनाए गए अनेक सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद कुछ स्तर तक मुद्रास्फीति अवश्य है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि जहां तक कि अति विवेकी विकास कार्यक्रमों में भी स्फीतिकारी प्रभाव होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मुद्रास्फीति की मदद से मंद मात्रा में कई प्रकार के लाभप्रद हैं, परंतु यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि स्फीतिकारी वित्त मध्यम स्तर का होना चाहिए, न कि तेज स्तर का। अर्थव्यवस्था की कीमतें समावेश क्षमता के भीतर होना चाहिए ताकि यहाँ पर हर प्रकार के आर्थिक वृद्धि के उपकरण के रूप में कार्य करे। इसलिए इसके नियमित और अनियंत्रित रखना आवश्यक है। इसे उस अनुकूलतम सीमा से बढ़ने नहीं देना चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह की खराब स्थिति उत्पन्न हो। इसका अनुकरण किया जाना चाहिए। अतः यदि न्याय संगत मुद्रास्फीति की उचित प्रयोग किया जाए, न्याय संगत, तो इसका परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं। इस प्रकार अल्प विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि की नीति में स्फीतिकारी वित्त को एक आदरणीय स्थान प्राप्त है और इसको वर्ल्ड लेवल पर भी मैं बताना चाहूंगी कि संयुक्त राष्ट्र के भी बहुत सारे सर्वेस में ये चीजें सामने आई हैं
कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन अगर पेस कंट्रोल लेवल पे रखा जाए तो वह इन्फ्लेशन हमेशा देश की बेहतरी के लिए और अच्छी के लिए होता है। तो यह हमारा एक मुद्रास्फीति का प्रारूप था, जिसके जरिए हम लोग ने समझा कि किस तरीके से मुद्रास्फीति जो है वह आवश्यक है और उससे निपटने वाले सेफगार्ड्स क्या-क्या हो सकते हैं, हमारे देशों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्फीतिकारी वित्त जो होती है वो किस तरीके से छोटी होती है, छोटी होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा यह सबसे पहले नर्व्स ने दिया और यह बातें बताई कि किस तरीके से यह बहुत ज़रूरी है और बाद में डी ब्राइट ने भी यही कहा कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था मध्यम स्तर में होनी चाहिए, इसकी अर्थव्यवस्था की समावेश क्षमता के अनुसार नियमित अथवा समन्वित किया जाना चाहिए तथा इसे अनुकूलतम सीमा से बढ़ने नहीं देना चाहिए, जो देश की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। केवल प्रोडक्टिव यूज में ही यूज करना चाहिए, इनका किसी आकस्मिक परियोजनाओं में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो डिफ्लेशन की वहां पे बन सकती है। आगे जो इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके जरिए इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट डालती है अर्थव्यवस्थाओं में, वो है बेरोजगारी। एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, अपितु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है, वह बेरोजगारी कहलाती है। तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी कहीं ना कहीं आपस में एक बहुत लंबे समय से जुड़े हुए और उसको नापने के लिए 1970 में भगवती समिति बनाई गई। इस समिति ने इन सिफारिशों के जरिए बेरोजगारी को मापने के 3 तरीके बनाए: दीर्घकालीन बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी और दैनिक बेरोजगारी। दीर्घकालीन लंबे दौर में बेरोजगारी को नापा गया कि भाई बेरोजगारी अगर असर डाल रही है और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से इसका रिलेशन है, तो उसमें बेरोजगारी को अलग से समझा जाए और बेरोजगारी क्या है और क्यों जरूरी है और किस तरीके से हिंदुस्तान में बेरोजगारी को नियंत्रित में किया जा सकता है, वह 1970 में भगवती कमेटी ने इसको बताया। दीर्घकालीन साप्ताहिक बेरोजगारी, यदि किसी व्यक्ति की साप्ताहिक 1 घंटे 8 घंटे के काम न मिले तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। 1 दिन में 8 घंटे का अगर वो काम नहीं करता है तो साप्ताहिक बेरोजगारी है, सप्ताह में 1 दिन। दैनिक बेरोजगारी, यदि किसी व्यक्ति प्रतिदिन आधे घंटे यानी कि 4 घंटे का काम न मिले तो उसे दैनिक बेरोजगारी कहा जाता है, यानी कि प्रतिदिन में वह 4 घंटे भी काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो दैनिक बेरोजगारी में। बहुत अलग तरीके की बेरोजगारी है और बेरोजगारी एक बहुत अहम समस्या है। पूर्ण बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी, यदि किसी व्यक्ति के पास 35 कार्य दिवस से भी कम दिनों का रोजगार है तो वह वार्षिक तौर पर पूर्ण बेरोजगार माना जाता है। 35 वर्किंग डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि उसके कार्य दिवस 35 से ज्यादा है एवं वह 135 दिन से कम हो तो वह अर्ध बेरोजगार माना जाएगा। 135 कहीं ना कहीं दिनों से अधिक बेरोजगारी की स्थिति में पूर्ण रोजगार माना जाता है। आगे की स्थिति को समझने के लिए किस तरह से बेरोजगारी और हमारे इन्फ्लेशन आपस में रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट या रचनात्मक बेरोजगारी जो कि महत्वपूर्ण असर डालती है। खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी जिसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, रचनात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और भारत में होने वाली बेरोजगारी जो कि रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों अलग अलग तरीके की होती है। वो हर तरह की बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो कि रूरल एरियाज में है, उसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। वहीं शहरी बेरोजगारी जो कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट के रूप से उसको जानते हैं। भारत में होने वाली बेरोजगारी एक अलग तरीके की है और विश्व स्तर पे होने वाली अलग अलग बेरोजगारी का जो एक प्रारूप है वो अलग तरीके का है। सामान्य स्तर पे इन बेरोजगारियों की स्थिति को हम नाप सकते हैं, जो कि यूपीएसएस सामान्य स्थिति बेरोजगारी, सीडब्ल्यूएस चालू साप्ताहिक बेरोजगारी और चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी होती है। आज हम लोगों ने दैनिक रूप से जो आज की स्थिति है उसके प्रारूप में एक बहुत ही करंट टॉपिक को डिस्कस किया, जो कि आप इन्फ्लेशन के रूप में हमारे सामने था, प्लस हमारा डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और विभिन्न प्रारूपों को देखा। वहीं हमने बेरोजगारी के विभिन्न आयामों को भी डिस्कस किया। आगे अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेरोजगारी किस तरह की होती है और बेरोजगारी के जो प्रारूप है वो किस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारी दैनिक की अर्थव्यवस्था में असर डालते हैं और कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे एक कंट्रोल मैकेनिज्म को पुश करती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए धन्यवाद।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस टॉपिक को सुनने के लिए और इस टॉपिक के बारे में परिचर्चा करने के लिए। आगे की परिचर्चा हम बेरोजगारी से शुरू करेंगे। धन्यवाद।